गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का HICS के इस ऑनलाइन GS फाउंडेशन बैच में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में फर्स्ट यूनिट के अराइवल ऑफ द यूरोपियंस के आगे के लेक्चर देखते हैं। मैंने कल बताया था आपको अल्बुकर्क के बारे में, तो उसमें एक दो पॉइंट्स रह गया था कि और प्री स्तर पे मैंने कहा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और कुछ टॉपिक है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक पॉइंट है अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क ये अल्बुकर्क जो है, इसने कहा कि मतलब ही अपॉइंटेड इंडियंस in the पुर्तगीज आर्मी। मतलब उसने, आप हिंदी में लिख लेना, उसने पुर्तगाली सेना में भारतीयों को शामिल किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीयों को शामिल किया। इसको लिख लीजिएगा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीयों को सेना में शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो लंबे समय तक अब इंडिया में व्यापार के साथ साथ पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। इसके पश्चात देखिएगा कि पहली बार, पहले तो अल्मीडा आया 1505 में, और ये फर्स्ट टाइम है कि पुर्तगाली जो है, पुर्तगीज इंडिया के स्तर में, इंडिया में साम्राज्य विस्तार जो है किया। इसके पहले जो टर्की है, इजिप्ट है, गुजरात है, वो अपोज कर रहा है। अरब ट्रेडर्स अपोज कर रहा है अल्मीडा का, पुर्तगीज का। लेकिन ये पहला अपॉर्चुनिटी है, पहली बार ऐसा है कि ये अब जो है साम्राज्य विस्तार कर रहा है। तो एक खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि ही वॉज द, या ही स्टार्टेड पुर्तगीज और इंपीरियलिज्म इन इंडिया। ही स्टार्टेड, ऐसे लिखेगा, मतलब उसने भारत में, किसने, अल्बुकर्क ने भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत की। ये यूरोपियन इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं, पुर्तगीज इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं। ये यूरोपियन इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? यूरोपियन इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत के अंदर पहली बार जो है आप देखिएगा, भारत के अंदर पहली बार ये जो हमने शब्द का इस्तेमाल किया कि साम्राज्यवाद, यानी साम्राज्य विस्तार पे बल दे रहा है। पहली बार ऐसा है अवसर, इसको ध्यान देना है। साम्राज्य विस्तार के जो एक फीलिंग है, इसको ये कर रहा है पहली बार। इसके बाद देखिएगा, एक मैंने बताया कि बहुत सारे आपको स्टेटमेंट दिया
इसके बाद जो गवर्नर आया है इंडिया के स्तर पे, पुर्तगीज गवर्नर नीनो डी कुन्हा। पहले अल्मीडा देखे, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है पुर्तगीज का, हम लोग उसी को देखेंगे। जैसे हमने पहला क्या देखा, अल्मीडा अल्बुकर्क, एक है नीनो डी कुन्हा। He shifted his capital from कोचिन टू गोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने, किसने, नीनो डी कुन्हा ने कोचिन से गोवा अपनी राजधानी हस्तांतरित की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, इसको लिख लीजिएगा। एक और है, ही ऑब्टेन्ड दमन एंड दीव। ये वेस्टर्न इंडिया में है। फ्रॉम द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह। उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह से दमन एवं दीव प्राप्त किया। इसको लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिएगा, लिख लिया। इसके बाद एक नोट करके लिखिएगा पॉइंट, फेमस जेसुइट संत या क्रिश्चियन संत जो थे, सेंट जेवियर came to India with Alfonso de Souza, प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर या संत जेवियर इसको पूरा नाम नहीं, ये ज्यादा फेमस नाम लिखिएगा, फ्रांसिस डी सूजा के साथ भारत आए। भारत आए, ठीक है बेटा। ये लिख लीजिएगा ध्यान से कि प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर फ्रांसिस डिसूजा के साथ भारत आए। ये गवर्नर थे। फ्रांसिस डिसूजा क्या थे? पुर्तगीज गवर्नर थे फ्रांसिस डिसूजा।
कई जगह मिलेगा, पूरा नाम अल्फांसो भी कहा जाता है इनको। ठीक है बेटा। अब आगे आइए, एक और पॉइंट लिखेगा इसी में, नोट में ही दूसरा पॉइंट। एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सिवल्ली 1612 में। सिवल्ली का युद्ध, ठीक है बेटा। एक तरफ था ब्रिटिश और एक तरफ था पुर्तगीज। ब्रिटिश क्या हुआ, जीत गया, विक्ट्री, और ये डिफीट, पराजित। और यहीं से इस युद्ध ने क्या किया, ऐसा ही बनाना, एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ पुर्तगीज, या ट्रेडिंग मोनोपोली, ऐसे लिखना, एंड ऑफ द ट्रेडिंग पुर्तगाली समाप्ति। मतलब पहले मेन क्या था, व्यापार के क्षेत्र में पुर्तगीज था। अब कौन आ गया, पुर्तगाली, सॉरी ये ब्रिटिश। पुर्तगाली भी है लेकिन ब्रिटिश भी आ गया। इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए। अब देखिए, कई बार सवाल ये ऐसे भी दे सकता है, ये सिवल्ली को, है ना। अब आपसे सवाल पूछेगा ये सिवल्ली है क्या, तो गुजरात में एक जगह है अभी, सूरत, सूरत में, है ना। और इंग्लिश जो ब्रिटेन की ओर से जो था कैप्टन, जो कमांडर इन चीफ समझते हैं ना, कैप्टन वेस्ट, कैप्टन वेस्ट, ये कैप्टन था। सूरत जगह भी याद रखिएगा हमेशा। नोट में तीसरा जो पॉइंट है वो है, एक घटना बताते हैं। घटना है 1661 के आसपास की। तो आप मैप जब देखिएगा यूरोप का, विशेष वेस्टर्न यूरोप का, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा उस मैप में स्पेन और पुर्तगाल वेस्टर्न साइड में। तो स्पेन एज कंपेयर जो है स्ट्रांग था किससे, पुर्तगाल से। पुर्तगाल पे उसने जो है
आक्रमण किया और कुछ भाग पर कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, अब पुर्तगाल गया ब्रिटेन के पास और उसने कहा कि मुझे सहायता की जरूरत है, और ब्रिटेन ने सहायता दी और दोनों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। तो लिखिएगा, और बंबई जो है, पुर्तगाल जो है, गिफ्ट में देता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या नाम है आपको, ब्रिटेन के राजकुमार को, और वह देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। लिखेगा इन 1661 पुर्तगीज या ब्रिटिश गॉट बंबई या ऐसे लिखेगा, इन 1661 ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड एस्टेब्लिश मैरिज रिलेशन with married with Portuguese princess and got Bombay as a dowry। लिखेगा 1661 में ब्रिटिश राजकुमार ने, चार्ल्स सेकेंड ने पुर्तगाली राजकुमारी, नाम अगर लिखना था तो लिख भी सकते हैं, कैथरीन डी ब्रिगेंजा, कैथरीन डी ब्रेंगेंजा से विवाह किया। गेजा से विवाह किया और दहेज के रूप में बंबई प्राप्त किया, और दहेज के रूप में बंबई प्राप्त किया। बहुत अहम है। चलिए इसी में आगे लिख दीजिएगा, देयर आफ्टर Bombay was granted to East India Company for trading activities in form of लीज। इसके पश्चात बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया
या ऐसे लिखेगा, इसके पश्चात बंबई को व्यापारिक गतिविधियों के लिए, इसके पश्चात बंबई को व्यापारिक गतिविधियों के लिए लीज के रूप में, लीज समझते हैं ना, जैसे 100 साल 200 साल इस टाइप से होता है, 99 साल होता है, फिर बढ़ता जाता है। ये एक होता है अनिश्चित काल के लिए, है ना। अनिश्चित काल का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा, मतलब 200 साल 400 के बार 500 साल पे दिया गया, है ना, और वो बढ़ता रहता है जनरली। 10 पाउंड अगर कोई पूछेगा कितने हैं, तो मतलब एक सिंबॉलिक था, 10 पाउंड में दिया गया ये, आप जो है व्यापार करो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आइए आप, पुर्तगाली नोट में ही लिखिएगा सारा, स्वयं को एस्तादो द इंडिया कहते थे। पुर्तगीज called themselves as Estado द इंडिया, ठीक है, इसको लिखना बेटा। चलिए लिख लिए आप। अब आगे बढ़िए। अब यहां देखिएगा, आपसे जो सबसे अधिक सवाल पूछता है, और आप देखिएगा इस साल भी 2021 में भी यूपीएससी के अंदर एक सवाल आया, ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर आया कि नहीं बेटा? तो जो ट्रेडिंग सेंटर आया, तो ट्रेडिंग सेंटर में आप यह समझना कि इतना आसान भी होता है, लेकिन आप आसान कब होता है कि जब आप जो है इसको बनाओगे, तभी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब देखिए, अब ये पहली बार जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस भी देखोगे, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर एक बार आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज आर एसोसिएटेड विद डच। निम्न में से कौन सा व्यापारिक केंद्र डचों से संबंधित है? अब आप क्या बताओगे, बताओ जरा। और लोगों ने अंदाज से बनाया, उसमें आगरा और पटना था। मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया कि भाई आगरा तक क्या डच आए थे? अब ये बताओ जरा, आगरा तक डच आए थे? वास्तव में उस समय तक डचों ने आगरा पटना वगैरह सब पे कैप्चर कर लिया था। ये ध्यान देना। तो लिखना आप, मेजर डच, मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच। डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, सॉरी डच कह रहे हैं, पुर्तगीज।
पहला लिखिएगा। सबसे पहले तो कोचिन तो होगा ही, दूसरा क्या होगा, कालीकट, कालीकट तो होगा ही, कोचिन, कालीकट था बेटा। तीसरा क्या होगा जरा बताओ, बंबई मिल गया था दहेज में, बंबई तो होगा ही, बंबई तो होगा ही बेटा। चौथा क्या होगा जरा बताओ, बंबई के बाद। अब याद रखना गोवा मिल गया था, जो आप जो पढ़े हो ना पहले उसको करो। कोचीन कालीकट में आया ही था, कोचीन था ही हेडक्वार्टर शुरू में, बंबई दहेज में मिला, गोवा तो था ही, दमन दीव भी था, दमन दीव वेस्टर्न पार्ट में। अब जरा सोचो सूरत भी था ना, हो गया बेटा। अब देखो और सालसेट, 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 अरे महाराष्ट्र में है सालसेट। अच्छा जगह भी पता होना चाहिए, ये मालूम चला कि आप रट गए, जगह पता ही नहीं है। अब बताएंगे क्यों पता होना चाहिए जगह। बंगाल में देखना क्या क्या है, बंगाल में होगा हुगली, बंगाल में एक जगह था हुगली, चटगांव, सतगांव, देख रहा है ना, चटगांव, सतगांव, ठीक है बेटा। इसके बाद देखना सेंट थोमे, ठीक है। लिख लिया बेटा, चटगांव, सतगांव, सेंट थोमे। सेंट थोमे चेन्नई में है। नौमा क्या होगा, हाँ चलिए अब यहां देखना, अब आपको तो पता होना चाहिए कोचीन, कालीकट, बंबई, गोवा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। देखो हुगली, चटगांव और सतगांव ये है बंगाल में, ये है बंगाल में। सेंट थोमे कहाँ पे है, मद्रास में था। देखो उस समय नाम मद्रास है, अभी चेन्नई है, नियर मद्रास। ये दो है दमन दीव, ये जो है, और बंबई, ये महाराष्ट्र में है। इसका मतलब है वेस्टर्न कोस्ट। तो कभी भी ये भी पूछ सकता है पश्चिम में कौन है ट्रेडिंग सेंटर और पूरब में कौन है। तो पश्चिम में कौन है, वेस्ट कोस्ट पे। कोचिन कहाँ पे है, पूरब या पश्चिम में है, वेस्ट कोस्ट। कहाँ पे है, वेस्टर्न, 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 देख रहा है बेटा। तो ये पश्चिम में है और ये पूरब में है। तो ऐसे देखो क्या है, यूपीएससी जो होता है या सिविल सर्विस देते हो, चीजें वही है, आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए, अब ट्रेडिंग सेंटर के बाद कंट्रीब्यूशन, पुर्तगालियों का योगदान देख लीजिए, योगदान, हाँ ऐसे कर लेना बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगीज, क्या योगदान था भारत के अंदर, ये भी तो है।
प्रेस की स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेस या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेस, इसको इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। ऑफ प्रेस, एस्टेब्लिशमेंट लिख लीजिए, प्रेस के रूप में मिला। दूसरा क्या है? स्टार्टेड ट्रेड विद जापान। अब देखिए, पहली बार जापान के साथ जो व्यापार हुआ वो पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया था। लिखिएगा, जापान के साथ व्यापार। ठीक है बेटा। शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण। ये जहाज निर्माण कहां पे होता था? गुजरात, गुजरात और कालीकट, ये इंपॉर्टेंट है। गोथिक स्टाइल ऑफ स्थापत्य की गोथिक शैली, ये गोथिक शैली होता है, ये भी बताएंगे आगे। ये गोथिक शैली है, आप ये समझना, चर्च वगैरह देखे हो ना, तो वो गोथिक शैली है, गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है बेटा। एक और पॉइंट है, पहले इसको लिख लो। अब आइए एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, फिफ्थ नंबर पॉइंट बेटा। पॉइंट क्या है कि जैसे आप देखते हो ये फेमस ये ऐसे जेसुएट रिप्रेजेंटेटिव, ये जेसुएट समझते हो, जिसे ईसाई धर्म में जो प्रचार वगैरह करने के लिए, है ना, या फादर एका विवा, फादर एका विवा एंड मॉन्सरेट, ये आदमी का नाम है, टेंशन मत आना। केम टू इंडिया इन द कोर्ट ऑफ अकबर, कोर्ट ऑफ अकबर। क्या हुआ बेटा? प्रसिद्ध, इसको अगर ये भी नहीं लिया जाए तो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन, 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 तो प्रसिद्ध ईसाई प्रतिनिधि फादर एका विवा एवं
मॉन्सरेट का अकबर के दरबार में आना। 5 पॉइंट हो गया। एक और लिख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लिख लो। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। देखो क्या होता है, कई बार आप जानते हो तो सवाल लगता है आसान। ये सवाल मैंने कई बार कई जगह पढ़ाया और दिया, लोग 100% लोगों ने गलत किया। 100% क्यों? एक बच्चे का भी सवाल सही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसमें दिया जब, तो मैंने दिया जापान, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इज या आर ऑफ जापान, ये सॉरी ये पुर्तगीज इन इंडिया या इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में जापानियों का क्या था योगदान। तो मैंने दिया कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, नहीं दिया, मैंने दिया ट्रेड, स्टार्टिंग ट्रेड विद जापान, फिर मैंने दिया गोथिक स्टाइल, फिर मैंने थर्ड जो दिया प्रेस भी नहीं दिया, वो मैंने दिया आपको शिप बिल्डिंग, फिर मैंने दिया, ये कितना पॉइंट मैंने बता दिया अभी, 1 2 नहीं ये 2 ही 3 ही पॉइंट हुआ है, 1 मिनट, 1 2 हाँ सही है, 3 4 हाँ सही है। शिप बिल्डिंग, जब मैं स्टार्टिंग ट्रेड विद दिया मैंने, जब जापान, शिप बिल्डिंग, फिर मैं थर्ड जो दिया कल्टीवेशन ऑफ टोबैको की जगह मैंने दे दिया जो है आलू, फिर मैंने दे दिया नन ऑफ दिस, इस टाइप से। पता है आपको, अधिकांश बच्चों ने कहा कि जो है सर जापान के साथ, हमने सोचा ही नहीं था कि जापान के साथ ट्रेड जो है, क्योंकि जापान का तो सभी जानते हैं कि जापान जो है 1870 के बाद जापान जो है पश्चिम के लिए उसका दरवाज़ा खुला। पश्चिम का मतलब है चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप का देश हो, पश्चिम पहली बार। लेकिन भारत से व्यापार पहले से थोड़ा बहुत चल रहा था, और इसका श्रेय जाता है किसको? पुर्तगीज को। एक और लिख लीजिएगा, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, तंबाकू की खेती, लिख लेना बेटा अच्छा से, है ना। चलिए चलिए अब आइए, इसके बाद आया डच। डच पुर्तगीज देख लिए। ये जो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये यहाँ पे आपको मैं इमेज जो होता है, मैप कल बताऊंगा इमेज के थ्रू, है ना। यहाँ देखिएगा डच, देखिए अभी एक देश है नीदरलैंड, और नीदरलैंड की जो राजधानी थी, सॉरी ये ओल्ड नेम था, वो था पहले हॉलैंड, और वहां के निवासी को डच कहा जाता था। तो कई बार क्या होता है कि आप पढ़ लेते हो और पता नहीं होता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। अब देखिएगा डच के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप बोलोगे सर ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ही था, नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये नहीं होता है, जितनी भी कंपनियां भारत में आई
आप यह मान कर चलो सारी कंपनियों जो आई थी वो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एशिया, या आप ये कह सकते हो कि ईस्ट, ईस्ट का मतलब है पूरब के देशों के साथ व्यापार। जितनी भी कंट्री आई यूरोप से इंडिया में ट्रेड करने, वो सारे आए थे पूरब, वो पश्चिम में थे। तो इंडिया जो है या एशिया किस क्या होगा, पूरब में होगा, ईस्ट में होगा। तो पूरब के साथ व्यापार का मतलब है कि उधर से इधर व्यापार करने आए सारे। तो सारे में लिखा हुआ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा अभी, जैसे कल मैं बताऊंगा पुर्तगीज का गोथिक स्टाइल, उसका फीचर्स मेंस में भी आ सकता है। और मैं इमेज के थ्रू फिर इसमें पीछे जाना पड़ेगा, समय नष्ट होगा। और अपने घर पे भी देखना गोथिक। और दूसरा मैं बताऊंगा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो मैं बताऊंगा ना, तो मैं एक साथ बता दूंगा डच का भी, ब्रिटिश का भी, फ्रेंच का भी, सबका। उससे लाभ होगा आपको। मैं पिछले 2-3 साल पहले तक, और मतलब 2-3 साल क्या, 2 साल पहले तक जब भी मैं बताता था ना, तो अलग अलग करके बताता था। बताऊंगा अलग अलग, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। मैंने देखा कि बच्चा भूल जाता है और सवाल आते हैं यहाँ से। अब देखना 2018 में भी सवाल आए ब्रिटिश का कि बंगाल से क्या एक्सपोर्ट होता था, निर्यात। तो मैं क्या करता हूँ अब कि जैसे मैंने पुर्तगाल पहले आया, तो पुर्तगाल क्या बेचता था, इंडिया से क्या ले जाता था। तो पुर्तगाल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में, सॉरी 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1510, 20, 25, 30, 40, तो वो है 16th सेंचुरी। समझ रहे बात को? अच्छा, वो जो इंडिया में होगा वही तो ले जाएगा इंडिया से। तो कुछ चीज जो है वो तो अंग्रेज भी आएगा तो वही ले जाएगा, जैसे इंडिगो, नील। अब चाय मत बोलना, चाय की खेती इसने शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चावल, अब दाल मत बोलना। इसके बाद ये सिल्क, आप मोड़ वगैरह देखते हो ना, ये सारी चीजें जो है, जैसे प्रीशियस स्टोन्स, ये सब इंडिया से जाता था। तो देखेंगे मसाला, तो कब स्थापित हुआ? 1602। इसको हिंदी में क्या लिखोगे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। अब याद रखना, इससे पहले किसकी स्थापना हो चुकी थी? ब्रिटिश की। लेकिन डच पहले जो है, डच की जो स्थापना हुई भले ही बाद में हुई, डच लोग इंडिया 1595 से ही आना शुरू हो गए थे, उससे पहले से। यानी डच के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां के लोग जो थे व्यापार करने के लिए एक आगे, लेकिन कंपनी के रूप में 1602 में बनी। फर्स्ट कार्टेल, या ऐसे लिखिएगा डच ट्रेडिंग कंपनी was established या was based on कार्टेल। कार्टेल समझते हो? सहकारिता। तो याद रखना बेटा, जो डच व्यापारिक, लिखना डच व्यापारिक कंपनी सहकारिता पे आधारित थी। बता रहे हैं अभी, लिखना जरूर। डच व्यापारिक कंपनी सहकारिता पर आधारित थी। डच व्यापारिक कंपनी सहकारिता पर आधारित थी। अब बेटा आपके मन में एक बात होगा कि गुरुजी सहकारिता क्या होता है? अब देखो सहकारिता क्या होता है। अब जब डच इंडिया में आया तो क्या हुआ, पहले से ही पुर्तगाली थे इंडिया में। देखो नहीं समझ में आएगा ना कभी, कोई दिक्कत। देखो आप बच्चे हो, नए हो, कुछ पुराने भी होते हो, छोटी छोटी चीज़ें जानते हो, तो कहीं भी डाउट हो ना तो फ़ोन करके पूछ सकते हो, है ना। हाँ, कोई समस्या नहीं है, कैसे क्या करे नहीं करे। तो डच के पहले ब्रिटिश कंपनी की भी स्थापना हो गई थी। और जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद ब्रिटिश, तो ब्रिटिश
217 व्यापारियों का समूह था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ग्रुप ऑफ 217 ट्रेडिंग पार्टनर्स। समझ रहा है बेटा? तो 217 जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स का समूह था। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी सोचना, अब आ गया क्या है, सुनो। अब जब 217 ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है था, तो ये सोचा कि क्यों ना हम और मजबूती के साथ इंडिया में जाए। तो कार्टेल का मतलब होता है बहुत बड़ी, मतलब कंपनियों का समूह। कई कंपनियां आपस में मिलकर कार्टेल बनाती है बाजार पे मोनोपोली करने के लिए। समझ रहे हैं? सहकारिता, मिलजुल कर। तो पहली कार्टेल बेस्ड कंपनी इन इंडिया, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो जो आप लिखे हो ना, डच ट्रेडिंग कंपनी वाज बेस्ड ऑन कार्टेल। इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हो फर्स्ट कार्टेल बेस्ड कंपनी इन इंडिया, भारत में पहली सहकारिता पर आधारित, भारत में पहली सहकारिता पर आधारित कंपनी। ठीक है? अब इसका डच का ट्रेडिंग सेंटर क्या होगा? व्यापारिक केंद्र पहला या फैक्ट्री? फर्स्ट डच फैक्ट्री was established in मसूलीपट्टनम। और ये मछलीपट्टनम भी कहते हैं और ये कहते हैं मसूलीपट्टनम भी, दोनों होता है। इन 1605 मसूलीपट्टनम, प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ये आंध्र प्रदेश में, एपी। यहां देखिएगा एक चीज, बड़ी प्यारी चीज, कई बच्चे नहीं जानते, आईएएस में सवाल आ सकता है प्री में और पीसीएस के अंदर, कोई भी एग्जाम में। ये फैक्ट्री शब्द, फैक्ट्री क्या होता था? व्हाट डू मीन बाय फैक्ट्री इन 17th 16th 18th सेंचुरी? देखो, आज फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड प्लेस, मैन्युफैक्चर्ड प्लेस या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है ना बेटा? आज क्या होता है कि जैसे कहीं पे जिस चीज का निर्माण किया जाता है जो कहते हैं फैक्ट्री। कहाँ काम कर रहे हो? फैक्ट्री में, कहते हो ना? कहाँ काम कर रहे हो? तो फैक्ट्री में, कहते हैं ना आप। उस समय फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था। उस समय फैक्ट्री का मतलब क्या था? गोदाम, गोडाउन, ए प्लेस ऑफ या ए प्लेस वेयर ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स वेर गैदर्ड। समझ रहे हैं? जहां एकत्रित किया जाता था वहां से फिर बेचा जाता था। तो कभी भी याद रखना, छोटी छोटी चीज, पढ़ने का तो आप अकेले भी पढ़ सकते हो, पढ़ो ना। लेकिन आईएएस में सबसे बड़ी समस्या क्या हो रहा है, या पीसीएस के अंदर बहुत बच्चे जो गाइड मिल जा रहा है, जिनको गाइडेंस, जिनके घर में आईएएस पीसीएस, कभी ध्यान दियो, जिनके घर में आईएएस पीसीएस हैं नए ट्रेंड्स में, तो वो क्या होते हैं, वो उनको समझाते हैं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसको सहूलियत हो जाता है। या जो अच्छे टीचरों के संबंध शागिर्द में हो, अच्छे टीचर का मतलब क्या होता है? देखो, योग्यता किसी की बात में नहीं कर रहा हूं, सभी योग्य है तभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ाने का आजकल तो बच्चों से ज्यादा टीचर हो गया। पढ़ाने का मतलब क्या होता है? आपके पास अनुभव हो,
और जो ट्रेंड होता है कि भैया छोटी छोटी चीजों को समझना, जैसे मैंने बताया कि अगर सिवल्ली है तो है कहाँ, हमने तुरंत बताया कि भैया मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में है। यार एक तरफ दे देगा ट्रेडिंग सेंटर और दूसरी तरफ देगा रिवर, रिवर देगा नदी। आप नए ट्रेंड में जाओ ना, नया ट्रेंड में इसको लिख लिया ना, एक तरफ देगा ट्रेडिंग सेंटर व्यापारिक केंद्र, ठीक है बेटा, और दूसरी तरफ क्या देगा, रिवर नदी, ठीक है बेटा, व्यापारिक केंद्र। यहां क्या होगा बेटा, हुगली, देखना ध्यान से, मसूलीपट्टनम, अरे ऐसे ही सवाल आ रहा है। और तीसरा क्या होगा, आप गोवा ले लो, गोवा पे भी तो ये किस नदी के किनारे है, हुगली, हुगली नदी, गंगा, और ये कृष्णा, गोवा मांडवी, लिख लो लिख लो। ठीक है, तो ऐसे अब याद रखना, प्रारंभ में एक पॉइंट लिखना उसी में, डच में ही, प्रारंभ में डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, अरे तमिलनाडु के पुलिकट में था, परंतु बाद में उसका स्थान कौन ले लिया बेटा, नागापट्टनम ने ले लिया। लिखेगा अर्लियर मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच, लिखना अर्लियर, अर्लियर लिख लोगे ना, अर्लियर ऐसे होता है, अर्लियर मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच वाज पुलिकट, पुलिकट तमिलनाडु में है, बट लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय पुलिकट, सॉरी नागापट्टनम, but later it was replaced by नागापट्टनम। ठीक है बेटा, नागापट्टनम, earlier the major trading center of Dutch was Pulicat, but later it was replaced by क्या होगा, नागापट्टनम। एक और लिखना, डच इंट्रोड्यूस्ड, ध्यान देना बेटा, गोल्ड क्वाइन, गोल्ड क्वाइन, पैगोडा, पैगोडा लिखो, डचों ने
पैगोडा नामक स्वर्ण मुद्रा जारी की। स्वर्ण मुद्रा लिख लेना बेटा, स्वर्ण मुद्रा जारी की। ये क्वाइन चलाया जिसको क्या कहा गया, स्वर्ण मुद्रा। ये पैगोडा और भी चीजें होती है। ये पैगोडा बौद्ध मंदिर को भी कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मंदिर, जब थाईलैंड वगैरह में जाओगे ना, कंबोडिया, बुद्ध टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल भी कहते हैं, बुद्धा टेम्पल या बुद्धिस्ट टेम्पल। बुद्धिस्ट टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड पैगोडा। तो कई बार छोटी छोटी चीजें होती है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए आगे, एक पॉइंट है, बैटल ऑफ बेदरा, चिंसूरा, हुगली। लो भैया, एक ही नाम है सबका, हुगली, चिंसूरा बंगाल में है बेटा, बेदरा। अब आप एक पढ़ के जाओ, दूसरा दे देगा का युद्ध 1759 में। एक तरफ कौन है, ब्रिटिश, एक तरफ कौन है, ब्रिटिश, सीक्वेंस में देता है, क्रम में। दूसरी तरफ कौन है, डच, डच। और कौन जीता, ब्रिटिश जीत गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री का नाम क्या, कहां पे स्थापित हुआ था, पिपली। पिपली जगह का नाम है। एक फिल्म देखे थे ना, पिपली लाइव, वो नहीं था, महंगाई डाइन है ऐसे, हाँ ऐसे करके था ना, महंगाई को लेकर बनाया था, पिपली लाइव। फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल, पिपली, पिपली, पिपली लिख लेना, पिपली। और देखिएगा, लास्ट एक पॉइंट और देख लीजिएगा, ये जो चिंसूरा है, या ऐसे लिखिएगा पॉइंट, डच established a factory in चिंसूरा। डचों ने कॉल्ड फोर्ट गुस्ताव, डचों ने चिंसूरा में प्रथम फैक्ट्री, सर चिंसूरा में नहीं, फैक्ट्री मत लिखना, किला लिखना, किला, फोर्ट, FORT, फोर्ट लिखना, किला। एक किले का निर्माण किया, किले का निर्माण किया, किला मतलब होता है घेर देना, घेर कर उसको फोर्टिफाइड करके निर्माण किया, जिसे फोर्ट गुस्ताव नाम दिया गया। ठीक है बेटा, लिख लो। फोर्ट गुस्ताव नाम दिया गया।
इसको आप लिख लीजिए। तो आज इतना ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद पढ़ेंगे हम लोग जो है फ्रेंच, और इसके बाद ट्रेडिंग एक्टिविटीज लिखवा देंगे सारा, कि क्या क्या ये आयात, क्या क्या निर्यात, ये सारी चीजें जो है। तो कल आपको अराइवल ऑफ द यूरोपियंस का खत्म हो जाएगा। तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, इसको अपने से ही पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ो आप, तो कल करवा देंगे, है ना बेटा। अभी जान के मैं थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हूँ कि आप जो है चीज़ों को 1-2 दिन में रिदम में आ जाओ, ठीक है। बाय।